हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज इस वीडियो में अपने क्लास 11th का 5th लेसन कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपने जल निकास के बारे में पढ़ रहे थे। जल निकास की परिभाषा आपने पढ़ ली थी। जल निकास क्यों करना पड़ता है ये अपने पढ़ लिया था। जल क्यों खड़ा रहता है इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। आज जल निकास के लाभ पढ़ेंगे। जल निकास से क्या क्या लाभ होते हैं। दूसरी चीज अपने पढ़ेंगे, जल निकास नहीं करें तो क्या क्या हानियां हो सकती है, यानी कि अधिक जल रहने से भूमि में क्या क्या हानियां हो सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जल संरक्षण के बारे में बात करेंगे। जल को संरक्षित करने की विधियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी विधियों से जल का संरक्षण किया जा सकता है और जल संरक्षण अपने लिए क्यों आवश्यक है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। आज इस लेसन को लास्ट पार्ट है। देखिए, लेसन का नाम है सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास। जल निकास की कुछ चर्चा आपने पिछली वीडियो में की थी। अब अपने बात करते हैं जल निकास के लाभ। जल निकास से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, चलिए लिखते हैं। जल निकास से लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं जल निकास से। देखिए, जब जल बहुत ज़्यादा पानी मृदा में बना रहता है तो पौधों में तने गलन की समस्या रहती है। पौधों में क्या होगा, तना गलन होगा। जब अंकुरण के समय पानी भरा रहेगा, बीज बुआई के समय पानी बना रहेगा, तो पौधों में क्या नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, बीजों में अंकुरण नहीं होगा। उसके बाद में यदि अपने बात करते हैं कि जल जब मृदा में बना रहता है, ऊपर पड़ा रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मृदा में पाई जाती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, वातावरण में नहीं निकल पाती है और जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लों का निर्माण करती है, जिससे भूमि क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। दूसरी बात, कुछ जो लवण जल में घुलनशील होते हैं वो जल निकास नहीं करेंगे तो भूमि में नीचे की ओर चले जाएंगे लवण, और निक्षालन के द्वारा नीचे की ओर चले जाएंगे, जिसके कारण नीचे चले जाने के कारण लवणों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भी भूमि क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ये सारे क्या होते हैं, प्रभाव होते, नुकसान होते हैं जल निकास के। तो इनके अपोजिट क्या होंगे, लाभ होंगे। उचित जल निकास करेंगे तो मृदा में क्या हो गया, वातीय मृदा का निर्माण होगा, मतलब मृदा में वायु का आवागमन अच्छे तरीके से होगा। जब मृदा में वायु का आवागमन अच्छे तरीके से होगा तो पौधों को, जड़ों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान होगी और सूक्ष्म जीवों को भी श्वास लेने के लिए, अन्य क्रियाओं के लिए क्या होगी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। जब उनको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो उनमें क्या होगा, क्रियाशीलता अधिक होगी। क्रियाशीलता जब अधिक होगी तो क्या होगा, अपने को उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। जब जल निकास सही होगा तो मृदा संरचना में सुधार होगा। मृदा संरचना में सुधार होने से क्या होगा, मृदा अच्छी बनेगी और उत्पादन भी क्या मिलेगा, अपने को अच्छा मिलेगा। ये सारे, और जल निकास से क्या, भूमि अम्लीय होने से बच जाती है। ये सारे इनके लाभ हैं। एक एक करके अपने नोट डाउन करते हैं सारे लाभों को। भूमि में वायु संचार बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे पौधों का विकास अच्छा होता है तथा पौधों का विकास अच्छा होता है तथा
सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। पौधों का विकास भी अच्छा होगा और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी क्या होगी? बढ़ेगी। जल निकास से बीजों का अंकुरण पूर्णतः हो जाता है, पूर्णतः हो जाता है। बीजों का अंकुरण भी क्या होगा? पूर्ण रूप से हो जाएगा। इसके बाद में उचित जल निकास से अगली फसल की बुआई व खेत की तैयारी समय पर हो सकती है, समय पर हो सकती है। जैसे जल निकास अपने कर देंगे तो भूमि को जोतने के लिए और बुआई करने के लिए अपने को भूमि मिल जाएगी। नहीं जल निकास करेंगे तो भूमि दलदली बनी रहेगी, उसमें अपने ना तैयारी कर सकते हैं भूमि की और ना ही बुआई कर सकते हैं। तो उचित जल निकास होगा तो अपने ये दोनों कार्य कर सकते हैं। अब अपने पढ़ा था जल निकास में जल निकास से हानिकारक लवणों को खेत से बाहर निकाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं? हानिकारक जो लवण होंगे उनको अपने खेत से जल निकास के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद में उचित जल निकास होगा तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। अब मृदा क्षरण का कौन सा रूप होगा रोका जा सकता है? जलीय क्षरण। अब जल के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है 12th में पढ़ेंगे, जलीय क्षरण, उसको क्या होता है? रोका जा सकता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं भूमि दलदली नहीं बनती है। भूमि क्या होती है? दलदली नहीं बनती है। और अंतिम पॉइंट अपने पढ़ते हैं उचित जल निकास से पोषक तत्वों की निक्षालन प्रक्रिया द्वारा हानि नहीं होती है। क्या होगा? निक्षालन की क्रिया द्वारा पौधों पर हानि नहीं होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं भूमि में अतिरिक्त जल की हानि, यानी कि भूमि में अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो पानी होगा उससे क्या क्या हानि हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि भूमि अम्लीय हो जाएगी और भूमि में क्या होगा कि मृदा संरचना भी प्रभावित होगी, तनागलन रोग हो जाता है, अंकुरण नहीं होगा, ये सब क्या होंगे? प्रॉब्लम्स आएगी अपने को भूमि के अंदर। ठीक है, अब अपने देखते हैं मृदा में वायु संचार अवरुद्ध
होता है। वायु संचार अवरुद्ध होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भूमि की सतह पर हानिकारक लवण एकत्रित हो जाते हैं। भूमि की सतह पर हानिकारक लवण एकत्रित हो जाएंगे। इसके बाद में अपने अगला देखते हैं कि मृदा अम्लीय हो जाती है। मृदा कौन सी हो जाती है? मृदा अम्लीय हो जाती है। मृदा अम्लीय हो जाती है। इसके बाद में मृदा ताप कम हो जाता है। मृदा का तापमान क्या हो जाता है? मृदा ताप कम हो, मृदा का तापमान क्या होगा? कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पानी का तापमान होता है नियत होता है, फिक्स रहता है। जब पानी ज़्यादा भरा होगा तो मृदा का तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी क्या होगी? कम होगी। इसको लिखते हैं अपने लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम होती है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला पॉइंट अपने देखते हैं, जड़ों का विकास कम होता है। जड़ों का विकास भी क्या होगा? कम होएगा। इसके बाद में अपने अगला पॉइंट देखते हैं, भूपरिष्करण क्रिया प्रभावित होती है। जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर प्रभाव लिख लिया। जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ेगा। रोग व कीटों का आक्रमण बढ़ता है। रोग व कीट क्या होंगे? अधिक होंगे। पौधों में तना गलन रोग हो जाता है। पौधों में तना गलन रोग हो जाता है। इसके बाद में मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन अधिक होता है। देखिए, जल निकास से मृदा अपरदन रुकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो जल निकास नहीं होगा, जल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आप ये अपने जल संरक्षण को पढ़ेंगे। अब अपने बात करते हैं जल संरक्षण के बारे में। जल संरक्षण क्या होता है? जल का संरक्षण, ग्रहण करना, संग्रहण करना, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करना और बाकी जल को क्या होना? संग्रहित करना, वेस्टेज को रोकना, पानी के वेस्टेज को रोकना, ये होता है जल संरक्षण। लिखते हैं सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। अब अपने लिखते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं अपने जल संरक्षण की। पानी के अनावश्यक प्रयोग को
कम करना, पानी के अनावश्यक प्रयोग को कम करना व कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग कर पानी को बचाना, कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग कर पानी को बचाना व आवश्यकता के समय फसलों को उपलब्ध कराना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण कहलाता है। क्या होता है जल संरक्षण? पानी का उपयोग कम करके आवश्यकता पर ही उपयोग करके जल को बचाना, ठीक है, और उनको आवश्यकता, जब फसलों को आवश्यकता होती है तो फसलों को पानी देना जल संरक्षण कहलाता है। देखिए जल संरक्षण की आवश्यकता, अब बात आती है जल संरक्षण की आवश्यकता। जल संरक्षण की आवश्यकता, क्या आवश्यकता होती है जल संरक्षण की अपने को, ये अपने पढ़ेंगे। जैसे जल संरक्षण करेंगे तो कुओं व ट्यूबवेल का जो जल स्तर होता है वह ऊपर आता है और अपने को पानी जब जरूरत होती है तब पानी उपलब्ध हो जाता है। मीठे पानी की अपने को उपलब्धता हो जाती है, इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? जल संरक्षण करना चाहिए। लिखते हैं स्वच्छ व विश्वसनीय जल की आपूर्ति हेतु। इससे क्या होगा? जब जल संरक्षण करेंगे तो विश्वसनीय, अपने को विश्वास वाला और स्वच्छ जल उपलब्ध होता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट अपने देखते हैं फसलों को जल उपलब्ध कराने हेतु। इसलिए फसलों को जल उपलब्ध कराने हेतु, फसलों को जल उपलब्ध कराने हेतु अपने को जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद में बाढ़ व सूखे के नियंत्रण। अब जल संरक्षण करेंगे तो बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखा भी नहीं रहेगा। नियंत्रण हेतु, बाढ़ व सूखे के नियंत्रण हेतु अपने को किसकी आवश्यकता होती है? जल संरक्षण की आवश्यकता होती है। फसल, चारा, ईंधन, फल, सब्जियों की नियमित या लगातार आपूर्ति हेतु। अब जल संरक्षण करेंगे तो अपने इन सबको, फसलों को पानी दे सकते हैं, फलों को पानी दे सकते हैं, सब्जियों को पानी दे सकते हैं। और अंतिम देखते हैं भू संरक्षण की रोकथाम हेतु। भू संरक्षण की रोकथाम हेतु। भू संरक्षण या भूक्षरण की रोकथाम। भू संरक्षण या भूक्षरण के रोकथाम के लिए क्या होता है? अपने को आवश्यक होता है। अब जल संग्रह होता है, वो तो था जल संरक्षण, जल को रोकना, और यह है जल संग्रह।
अब बात एक ही है, जल संग्रह क्या होता है? जब वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है, पानी बचाया नहीं जाता इसमें वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे आने वाली पीढ़ियों में, आगे आने वाले दिनों में, पीढ़ियों में नहीं, दिनों में अपने उस पानी को क्या कर सकते हैं? पीने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फसलों में भी उपयोग किया जा सकता है। तो जल संग्रह लिखते हैं, ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को, ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करना क्या होता है? ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करना वह जरूरत के समय उसका उपयोग करना जल संग्रह कहलाता है। देखिए, इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें जल संग्रह में क्या करते हैं? वर्षा के जल को अपने एकत्रित किया जाता है, वर्षा के जल का स्टोरेज किया जाता है। और जल संरक्षण में क्या होता है? पानी को कम यूज करके, फालतू वेस्टेज नहीं करके अपने पानी की बचत करना, ये तो होता है बचत करना, और ये होता है संग्रह करना, पानी को स्टोर करना। दोनों में स्टोर किया जाता है, उसमें बचाकर स्टोर किया जाता है, इसमें वर्षा का जल को स्टोर किया जाता है। अब आगे अपने पढ़ते हैं, अपने स्थल पर मीठे पानी के दो प्रमुख स्रोत हैं। मीठे पानी के दो प्रमुख कौन कौन से स्रोत हैं? एक तो होता है भूमिगत जल और एक होता है धरातलीय जल। कौन सा होता है? भूमिगत जल, और दूसरा होता है धरातलीय जल। ये दो जो जल होते हैं वो अपने मीठे पानी का क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। अब सबसे पहले अपने देखते हैं भूमिगत जल और धरातलीय जल, इसके बाद में अपने देखते हैं जल कैसे अपने को उपलब्ध होता है और कितनी मात्रा में अपने को उपलब्ध होता है। अब देखिए, जो भारत है, चलिए इसमें अपने बात करते हैं। जो भारत है, भारत में कुल जल है वो सिर्फ 1% राजस्थान को प्राप्त होता है। भारत के कुल जल का केवल 1% भाग ही राजस्थान को प्राप्त होता है, परंतु जो राजस्थान है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में तो क्षेत्रफल है, परंतु उपलब्ध जो जल होता है वह सिर्फ 1% ही जल अपने को उपलब्ध होता है। लिखते हैं, राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का 1.16% भाग ही उपलब्ध होता है, परंतु क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना है? 10.41% क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है, परंतु जो जल उपलब्ध होता है वो केवल 1.16% ही अपने को उपलब्ध होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं विश्व के कुल जल का, विश्व के कुल जल का 97.40 कुल जल का 97.40% भाग समुद्री जल है, जो
अत्यधिक खारा है, इसका उपयोग पीने व फसलों में नहीं किया जा सकता। चलिए यहीं लिख लेते हैं, किया जा सकता। केवल 3.70% भाग ही 2.70% भाग ही जल ही पीने योग्य जल है। अब जो 97.40% भाग जल का है वो समुद्री जल है, खारा पानी है, और इसको अपने पीने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं। केवल 2.70% भाग जल का है, उसको ही अपने पीने के काम में लाया जा सकता है। इसके बाद में अब अपने कुओं के पुनः भरण करने के उपाय, कुछ उपाय पढ़ते हैं। कुओं के पुनः भरण के उपाय। अब कुओं को पुनः कैसे भरा जा सकता है? देखिए, जब वर्षा होती है तब वहाँ पे कुओं का पुनः भरण होता है। जब सिंचाई जल होता है वो भी नीचे जाता है तो कुओं का पुनः भरण होता है। इस प्रकार से क्या करते हैं, ग्राउंड रिचार्ज करते हैं। ग्राउंड रिचार्ज मतलब मृदा में पानी का रिसाव बढ़ता है, जिस वजह से क्या होता है, कुओं का पुनः भरण होता है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? पारंपरिक स्रोत जो है उनका रख रखाव करके क्या कर सकते हैं, पारंपरिक स्रोतों का रख रखाव, पारंपरिक स्रोतों का रख रखाव करके अपने क्या कर सकते हैं, कुओं का पुनः भरण कर सकते हैं। कुओं व नलकूपों की आपसी दूरी उचित होनी चाहिए। मतलब पास पास में यदि कुएं होंगे तो ग्राउंड वाटर होगा वो जल्दी निकल जाएगा, तो दूरी भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, दूर दूर वो होने चाहिए। इसके बाद में जल को इकट्ठा करके अपने क्या कर सकते हैं, कुओं का पुनः भरण कर सकते हैं। जल स्रोतों के दोहन की मात्रा पुनर्भरण की मात्रा तक ही सीमित रखना। अब इसका क्या मतलब होता है कि अपने को उतना ही यूज़ करना चाहिए, पानी नीचे ग्राउंड वाटर उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना अपने उनको भर सकते हैं। अब आ गया वर्षा जल संग्रहण के लाभ। वर्षा जल संग्रहण के लाभ यहाँ लिख लेते हैं छोटी सी जगह में। वर्षा जल संग्रहण के लाभ। अब क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वर्षा का जल संग्रहित करेंगे तो क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, भूजल की मात्रा बढ़ेगी, भूजल की मात्रा बढ़ेगी। अब जल वर्षा के जल को संग्रहण करेंगे तो भूमि के जल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। भूमि का जल शुद्ध होगा, भूजल क्या होगा, शुद्ध होगा। क्योंकि जब वर्षा का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है, तो भूमि का जल भी क्या हो जाएगा, वर्षा के जल को संग्रहण करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में भूजल की गुणवत्ता बढ़ती है, भूजल की गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद में जल निकास की समस्या नहीं रहेगी, जल निकास की समस्या क्या होगी, कम होगी, समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद में अंतिम अपने देखते हैं भूमि में भूजल रिचार्ज होगा।
भूजल क्या होगा, रिचार्ज होगा, यानी कि भूजल की मात्रा जो अपने दोहन किया है, आपने उसको यूज किया है, उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अब आता है जल संरक्षण की विभिन्न विधियां। जल संरक्षण की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जो जल का संरक्षण करती है। देखिए, समोच्च खेती, समोच्च नाली, समोच्च मेड़बंदी, इन सब क्रियाओं को करके अपने क्या कर सकते हैं, भूमि का जल वर्षा का जल को संग्रहण कर सकते हैं, जल को संग्रहित किया जा सकता है। कुछ लिखते हैं, देखिए, खेत की जुताई। अब जुताई करेंगे तो क्या होगा, मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ेगी। मृदा में जब जल धारण क्षमता बढ़ती है तो अपने क्या होता है कि जल का संरक्षण होता है। खरपतवार निकालेंगे, खरपतवार निकालना, जब खरपतवार निकाल देंगे तो क्या होगा, खरपतवार के पौधे जल को अवशोषित नहीं करेंगे, जिससे जल संरक्षण होगा। सतही पलवार का उपयोग करेंगे तो अपने क्या होगा, पलवार का उपयोग करने से भी क्या होगा, जल का संरक्षण होगा। चौथा पॉइंट अपने देखते हैं, समोच्च बांध बना के भी क्या कर सकते हैं, अपने जल का संरक्षण कर सकते हैं। और उचित फसलों का चुनाव। अब इन सब क्रियाओं से अपने क्या कर सकते हैं, जल की बचत कर सकते हैं। पलवार बिछाकर, खरपतवार निकालकर, समोच्च बांध बनाकर, खेत की अच्छे से जुताई करके और उचित फसलों को अपनाकर, ये सब क्रियाएं करके अपने क्या कर सकते हैं, जल की बचत कर सकते हैं। ये लेसन अपना कंप्लीट होता है। अपना अगला लेसन 6th लेसन अपने कृषि के जो यंत्र है उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा यंत्र किस काम में लिया जाता है। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।